जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल 360 डिग्री मैथ में। तो जैसा कि आप सभी देखे हैं दोस्तों कि 1 से लेकर के है ना 11 तक का मैं बिहार एसएससी का जो टेस्ट चला रहे थे उसमें 1 से लेकर के बिहार जो 11 तक का सेट है ना वो मैं क्लियर करवा दिया हूँ। ठीक है, तो आज हम 12वां टेस्ट देखेंगे और इसमें देखेंगे किस तरह के प्रश्न आते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है ना, पूरा विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप टेस्ट को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है एग्जाम में बहुत ही है ना कामगार साबित होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन अगर आपको बिहार एसएससी में आते हैं तो आप आसानी से डील कर पाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं है ना कि आप बिल्कुल जो है आपकी तैयारी चल रही होगी। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं है ना, और बिल्कुल आप भी बनाइए। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं देता हूँ स्क्रीन पे उसको आप भी ट्राई कीजिए बनाने के लिए। ओके, देखिए आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरह से कहता है कि किसान द्वारा एक खेत पर गिने गए सिरों की संख्या 60 है, जबकि उसने गिनती की तो उसने पाया कि वहां 150 पैर थे। यदि वहां उपस्थित सभी कबूतर या घोड़े हैं और खेत पर प्रत्येक घोड़े के 4 पैर थे जबकि प्रत्येक कबूतर के 2 पैर थे, तो खेत पर कितने घोड़े थे। देखिए ये क्वेश्चन को मैं समझाता हूं दोस्तों, ताकि आपको ऐसे प्रश्न कभी भी एग्जाम में आए, कोई सा भी एग्जाम है ना, केवल बिहार एसएससी ही नहीं, अगर कोई भी एग्जाम आता है ना तो उसको आप अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आसानी से डील कर पाएंगे। ठीक है ना, जहां भी गाय और मुर्गा वाला प्रश्न आप प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है, सेम टू सेम घोड़ा और कबूतर हो गया, तो आप देखेंगे कि घोड़ा और कबूतर जो बोल रहा है उसमें लैंग्वेज को बढ़ा रहा है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट सही है ना तो लैंग्वेज पर आसानी से आप पकड़ बना सकते हैं कि क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि इसमें जो कबूतर है और घोड़े हैं तो निश्चित रूप से कबूतर के 2 पैर होते हैं और घोड़े के 4 पैर होते हैं। इसमें क्वेश्चन में ना लिखता तब भी हम लोग मान के चलते, ठीक है, लेकिन क्लियर में लिख दिया तो हम ये कहेंगे कि अगर सिर की संख्या दिया गया है ना, और पैर की संख्या दिया गया है तो आप ये दोनों को केवल ही फोकस करके आप आसानी से आंसर बना सकते थे। इसमें सिर की संख्या बोला कि कहा कि सिर की जो संख्या हम पाए तो 60 है, और जबकि पैर की संख्या देखा गया तो कहा कि 150 है ना। सिर और पैर की संख्या दिया गया। एग्जाम में आपको इतना लिखना नहीं है, एग्जाम में केवल क्या करना है कि जो क्वेश्चन पढ़ रहा है ना उसी में आपको है ना सर्कल बना करके बना देना है, उतना ही बस। थोड़ा सा तो मल्टीप्लाई करना है इसमें। हमने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि 4 पैर पूछता है, ठीक है, 4 पैर पूछता है तो सभी को है ना, देखिए सभी को 2 पैर बना दीजिए। 2 पैर समझना है। यदि 2 पैर आपसे पूछता है तो सभी को क्या करना है, 4 पैर ये मान के चलना है कि सभी को 4 पैर होंगे। चलिए, तो यहां पर क्या पूछा आपसे, कहा कि बताइए कि उसमें घोड़े की संख्या कितनी है, यही ना सवाल किया आपसे। हाँ, खेत पर कितने घोड़े हैं बताइए। घोड़ा पूछा तो हम सबको क्या माने, घोड़ा के 4 पैर होता है ना, तो हम सबको 2 पैर मान के चलेंगे। तो 2 पैर मानेंगे तो सिर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टोटल पैर हो जाएंगे। तो 60 गुना कितने हो गए, 120। ठीक है, 120 यहाँ भी पैर हो गया, यहाँ भी पैर हो गया। अब इतना करने के बाद कुछ करना है, दोनों पैरों में अंतर करके 2 से डिवाइड देना है, बस। हर प्रश्न में ऐसा ही करना है। दोनों को अंतर कीजिए, 30 होगा। 30 में 2 से डिवाइड देंगे तो कितने होंगे, 15, यानी कि इसका सही जवाब कितने होने चाहिए, 15 के बराबर होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे टीचर भी ऐसे पढ़ाते हैं। देखिए कहेंगे कि देखिए अगर गाय और मुर्गा से संबंधित प्रश्न पूछा है, पैर से संबंधित प्रश्न पूछा है, तो इसको बनाने का अलग अलग तरीके होते हैं। कोई कोई एलिगेशन से बना देते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं ट्रिक के रूप में आपको मिलेगा कि अगर आपसे घोड़ा पूछा है ना, घोड़ा पूछा तो घोड़ा के 4 पैर होंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो सिर लिखा हुआ है, सिर गुना के 2 माइनस पैर है ना, और डिवाइड बाई 2, ये आपका ट्रिक हो जाता है। ऐसा बोलते बहुत सारे आप देखेंगे तो टीचर लोग ऐसा बोलते हैं, अगर घोड़ा निकालना तो सिर गुने 2 माइनस पैर और बटा 2 कर दीजिए। और वहां पर अगर माइनस का साइन आता है या प्लस का साइन आता है, साइन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्या पूछा, अगर मोर पूछ देता तो मोर पूछता तो मोर का तो 2 ही पैर होते हैं ना, तो यहाँ भी वही करते, सिर गुना 4। क्यों, क्योंकि अगर मोर पूछा है तो मोर तो 2 पैर का होता है, तो सिर गुना 4 और माइनस पैर जो पैर दिया गया है और डिवाइड बाय कितना 2, ये आपको करना है। ये ट्रिक के रूप में आपको किताबों में भी कहीं कहीं मिलेगा और बहुत सारे टीचर भी पढ़ाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये सॉल्यूशन अगर आप अपनाते हैं तो आपको एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 पैर पूछा है तो सभी को 4 पैर मानिए, 4 पैर पूछा है तो सभी को 2 पैर मान लीजिए, कितना आसान हो जाएगा, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, और ऐसे प्रश्न को डिटेल्स कर दिया मैं ताकि आपको ऐसे कभी भी समस्या ना हो, है ना। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, समय दे दिया इसमें मैं आपको और बता भी दिया। अगर आप ट्रिक के सहारे जाना चाहते हैं तो ट्रिक के सहारे जाइए, नहीं तो कॉन्सेप्ट आपको मजबूत करना है, पहली बात। देखिए अगला प्रश्न कहता है
कि 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 66 किलोग्राम, 35 किलोग्राम वजन वाले 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत वजन कितना होगा। यानी आपसे एवरेज पूछा है, तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सीधा सीधा कि दी गई सभी संख्याओं का योग बटा टोटल नंबर, यानी कितने नंबर है ना। तो यहाँ पर नंबर ही मान के चलिए, परिवार लिखा है, परिवार के छोड़ दीजिए, नंबर मान के चलिएगा तो बोलिएगा 40 है, 40, 49, 56, 66, 35 है ना। इसको कहा कि बताइए एवरेज क्या होगा, यानी औसत क्या होगा। तो मैंने एक शॉर्ट जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैं एवरेज ऐसा बताया था, सेम टू सेम लगभग। देखिए तो इसमें क्या करते थे, सभी को अगर आप जोड़ करके, और संख्या कितने हैं 1 2 3 और 4 5, यानी 5 से अगर आप डिवाइड देते तो ये क्या हो जाता, औसत पता चल जाता। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ऐसे प्रश्नों में इस तरह का ट्रिक नहीं लगाइए, जोड़ने का काम मत कीजिए। ऐसा कीजिए कि किसी एक संख्या को आप टारगेट कर लीजिए, या तो फिर खुद से टारगेट कर सकते हैं इसके नियरेस्ट में, है ना। इससे कोई ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि चलिए 50 मान लेता हूं कि इसका एवरेज कितना होना चाहिए, 50। आइए थोड़ा सा ग्रुप खेलते हैं, क्योंकि मैंने बताया है ग्रुप से संबंधित प्रश्न एवरेज में। ठीक है, कहता है कि एवरेज 50 है, इसमें आना है तो 50 रुपए लेके आना है। तो हम देख लेते हैं कि 50 से कितना कौन ज्यादा ला रहा है, कौन कम ला रहा है। 50 से कितना 10 कम है ना। 50 से -1 कम है, माइनस हो जाएगा। ये 50 से 6 ज्यादा है, प्लस लिख देता हूँ। 50 से ये 16 ज्यादा है, और ये 15 कम है। ठीक है, अब देखिए इसको मैनेज करना था, जहां पर हम बड़ा बड़ा संख्या से मैनेज नहीं कर पा रहे थे वहां छोटा संख्या मैनेज करना है। अब बताइए कितने हो गए, देखिए तो ये एक यहाँ बचेगा +1। ठीक है, 6 एक साथ हो जाएंगे और 11, यानी कि कितने हो जाएंगे, 7 4 11, 4 हो रहे हैं, यानी प्लस में 4। तो ये सॉरी -4, तो -4 का घाटा जो ग्रुप में रहेगा सभी को होगा। तो ये कितने भाग में डिवाइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 में। 5 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, और 50 में से 0.8 चला जाएगा तो कितने हो जाएंगे, यानी 49.2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये मैं शॉर्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखिए रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो ट्रेन है और एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, सिंपल है ना। एक ट्रेन है और इसके विपरीत से एक व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, चल के इधर आ रहा है। ठीक है, डायग्राम से समझा रहा हूं ताकि आपको बनाने में कोई कष्ट नहीं होगा। इसमें कहा कि 240 मीटर का लंबाई है इसका ट्रेन का, यानी कि ट्रेन का लंबाई जो है वो 240 मीटर है। मैं ऐसा लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बनाना बहुत आसान है, अगर आप एक बार समझ गए तो ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसकी जो चाल है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो कहा कि इसको जो है ट्रेन ना ये आदमी को पार कर जाता है कितने में, तो 12.5 सेकंड में, है ना। 12.5 सेकंड ही है ना, सॉरी 12 सेकंड में पार कर जाती है, यानी 12 सेकंड में क्या कर गया, पार कर गया। तो कहा कि रेलगाड़ी की चाल क्या होनी चाहिए। देखिए ये डायग्राम हो गया, अभी मैंने कुछ किया नहीं क्वेश्चन में, बस आपको समझाने के लिए डायग्राम बना दिया। ठीक है, इस प्रश्न से आपको क्या लग रहा है, देखिए ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रहा है ना, और इसमें दोनों का चाल है, यानी कि ट्रेन का चाल पता नहीं है लेकिन व्यक्ति का चाल पता है कि व्यक्ति जो है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की तरफ आ रही है। एक चीज याद कीजिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ाया हूं कि यदि ट्रेन और यह 2 ट्रेन हो या फिर 2 कार हो, कोई भी वस्तु हो, अगर दोनों एक ही तरफ गतिशील हो, है ना, तो उसके द्वारा जो रिलेटिव स्पीड होते हैं वो दोनों जुड़ जाते हैं। याद कीजिए, तो यहां भी ध्यान दीजिए कि अगर ये ट्रेन इसको पार किया होगा तो कहीं ना कहीं इसका भी कुछ स्पीड होगा, इसका तो स्पीड दिया हुआ है, तो दोनों मिला करके स्पीड, उस स्पीड से इसको पार किया होगा, है ना। और पार करने में उसको 12 सेकंड का समय लगा। इसका मतलब है कि यहां पर जो हम चाल निकालेंगे, है ना, यहां पर जो चाल निकलेगा वो कैसा चाल निकलेगा, तो ध्यान रखना है कि दोनों वस्तु एक ही तरफ गतिशील है ना, एक दूसरे के विपरीत अपोजिट। ठीक है, तो जब एक दूसरे के अपोजिट गतिशील होता है तो वैसे अवस्था में जो चाल होती है वो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चालों का योग निकलेगा, कभी भी कैसा चाल निकलेगा, चालों का योग निकलेगा। मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब ध्यान देना है कि एक चीज और मैंने आपको बताया था रेल में, मैं क्यों समझा रहा हूं ऐसा, कि ऐसा प्रश्न आए तो गलती नहीं करना है। अगर ट्रेन किसी भी सिग्नल को पार करता है या फिर किसी वस्तु को पार करता है, ऐसी वस्तु को जिसकी जो दूरी है वो ना के बराबर माना जाएगा। ठीक है, जैसे कोई सिग्नल को पार करता है, खंभा को पार करता है, व्यक्ति को पार करता है, स्कूटर चालक को पार करता है, साइकिल चालक को पार करता है, तब ऐसे अवस्था में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होगा उसको खुद अपनी ही लंबाई होगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पर टोटल दूरी कितनी हो जाएंगे, 240, है ना। और ये हो गया दूरी बटा समय करेंगे तो क्या निकलेगा, चाल। कितने समय हो गए, 12 सेकेंड, है ना। तो ये जो चाल आया है
वो कैसा चला आया, मीटर पर सेकंड का चला आया, क्योंकि ये मीटर में है, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन यहाँ पर चाल जो पूछा है आपसे, वो पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, कि बताइए ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या है। तो आइए, ट्रेन, ये तो चालों का योग निकल रहा है हमको, है ना, ट्रेन और व्यक्ति दोनों का योग निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18/5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि अगर मीटर पर सेकंड में चाल है तो उसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो कौन सा यूनिट से गुना करेंगे, 18/5 से। और ये चर्चा मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन में। क्यों करते हैं सर? अब देखिए, जो करता है उसको काट भी सकते हैं, है ना। देखिए, ये से काटिएगा तो 5 गुना 10 2 बार में कट जाएंगे, और ये 6 दूनी 12 6 बार में कट जाएंगे, ये 6 तिया 18 3 बार में कट जाएंगे, और 24 तिया हो जाएंगे 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है। अच्छा दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना, वो चालों का योग है। अगर हम 4.5 किलोमीटर व्यक्ति का चाल इसमें से लेस कर देते हैं तो किसका चाल बचेगा, ट्रेन का चाल बचेगा। यानी टी का चाल अगर आपको निकालना है तो 72 माइनस 4 पॉइंट कितने करने पड़ेंगे, 5। ये, और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि इसमें तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न, ये डायग्राम मैं इसलिए बना रहा हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ जाए, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 141 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 8वां भाग। देखिए 141 है, ठीक है, इसको 2 भाग में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहला भाग मान लेते हैं ए है, तो ए का 8वां भाग, है ना, ए का 8वां भाग, और दूसरे भाग का 9वां भाग, दूसरे भाग मतलब बी होगा, और बी का 9वां भाग, है ना, बी का 9वां भाग जो है वो 5:6 के अनुपात में है। तो पहला भाग क्या है, देखिए दोस्तों, इसका अनुपात दिया गया, कहा कि 5:6 के अनुपात में है ना। 141 को 2 भागों में इस तरह बांटा गया कि उसका 1/8वां भाग, सॉरी, पहले भाग का 8वां भाग, दूसरे भाग का 9वां भाग का अनुपात दिया गया है कि 5:6 होना चाहिए। तो कहा कि पहले भाग क्या है, नहीं कि इसका मान निकालना है, ए का मान। अच्छा, एक चीज मैं यहां से थोड़ा सा समझाता हूं दोस्तों। देखिए, अगर हम a/8 लिखें और इतना का मान क्या है, 5 है ना, और इसके बटे में, यानी कि ये इसका भाग 5 लिखा, इसका भाग इतना लिखा है, तो हम दोनों को बटा तो कर सकते हैं ना। तो हम इतना का मान जो है 5 लिखे हैं, ठीक है। तो हम क्यों, अगर इतना का मान 5 लिखे तो 5 इधर भी लिख सकते हैं, या 5 इधर, जिधर भी चाहिए उधर लिखिए, लेकिन सुविधा के लिए इधर लिखिए तो सही रहेगा, क्योंकि इतना बराबर 5 का वैल्यू दिया गया है। तो हम अगर ए का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 बजे कितने होंगे, 40। यानी हम कह सकते हैं कि ए का जो मान डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 8 बजे कितने होंगे, 40, और ये हो जाएगा 9 चौके 9×6 54। यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए और बी के भागों का जो रेशियो होना चाहिए फाइनल, वो क्या होना चाहिए, 40:54 होना चाहिए। अब जो कटता है वो रेशियो में काट भी सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रेशियो में जो मिलता है वो कट जाता है। तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा आपको 27 दूनी 54 27, ठीक है। अब आप कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं बताइए, कि टोटल अमाउंट जो है 141 रुपया है, इसको 2 भाग में बांटा था। अब इसका रेशियो हो गया 20:27। ये दोनों को अगर आप जोड़ते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको हो जाएगा कितने, 27, यानी कि 47, ठीक है। और पहला भाग पूछा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। अब 20 से इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। आप चाहिए तो काट सकते हैं, 7 तिया 21 3 बार में कट जाएंगे, 20 तिया 60, यानी कि 60 जो होगा पहला भाग इसका कितना होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए। तो आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, 60 ही होना चाहिए इसका आंसर सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई बात समझ में? तो ये लिखना, एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप समझ रहे हैं बात को मेरा। तो एग्जाम में इतना लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट मैं ये समझाया था ना, a/8 = 5, तो डायरेक्ट 40 लिख दिए। तो अगर आप पढ़िएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप डायरेक्ट ए का रेशियो लिख सकते थे 40। आई बात समझ में ना? मैं ये समझाने के लिए इतना बढ़ा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रैक्टिस कीजिएगा तो इतना नहीं लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न बनाइए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा, कहा कि 15 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 2 किलोग्राम तांबे को 20 रुपए किलोग्राम मूल्य वाले 3 किलोग्राम जस्ते के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का औसत मूल्य क्या होना चाहिए? इसमें क्या है दोस्तों, डायरेक्ट आप गुना करके आप डिवाइड कर सकते थे। 15 किलोग्राम जो है, 15 रुपए प्रति किलोग्राम का 2 किलो, तो 15 रुपए प्रति किलोग्राम का 2 किलो का मूल्य निकाला तो कितना होता है, 15 दूना 30। उसके बाद कहा कि 20 रुपए किलो वाला 3 किलो, तो 20 रुपए वाला 3 किलो, और इन दोनों को जोड़ दिया गया और कहा कि बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो 2 किलो यहाँ, 3 किलो यहाँ, 5 से भागा देंगे, आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? इसमें क्या करेंगे, कुछ करेंगे, बोलिए, चेंज कर दे, रूल चेंज कर दे क्या, बोलिए। अभी इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, बताइए कितना होगा,
15 दूना कितने हो जाएंगे? देखिए अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो 15 दूना ये 30 होगा, और 20 यही 60 होगा, 60 और 30 जोड़िएगा तो 90 होगा, 90 में 5 से भागा दीजिएगा तो 18×5 = 90, यानी कि 18 रुपए प्रति, है ना, 18 रुपए प्रति किलोग्राम होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अभी कई लोग इसको इस तरह से जनरल रूल, यानी कि ये तो नॉर्मल सा रूल है जो हम लोग पढ़ते हैं औसत में, अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीकों से भी बना सकते हैं। देखिए इसमें जो है वो 2 रुपये प्रति किलोग्राम वाला, 2 रुपये जो है, सॉरी 2 किलो जो है 15 रुपये प्रति किलो, 15 रुपये प्रति किलोग्राम का है, और इसका 3 किलो जो है वो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। अब कहा कि इसको मिला दिया जाए, चाहे इसको आप इसमें मिला दीजिए, चाहे इसको इसमें मिला दीजिए, किसमें मिला दें बताइए? जिसको कहिएगा उसमें मिला देंगे। आइए इसी में मिला देते हैं, है ना। आना है ग्रुप में तो कितने रुपए लेकर आना पड़ेगा? 15 रुपये। आना था 15 रुपये लेकर के, लेकिन आ गया 20 रुपये लेकर के। कितना ज्यादा लेकर के आ रहा है बताइए? 5 रुपये ज्यादा लेकर के आ रहा है। ये 5 रुपये ज्यादा कितने व्यक्ति लेकर आ रहे हैं? है ना, 3 व्यक्ति, तो 5 दिया कितने हुए? 15, यानी 15 रुपये ज्यादा लेकर के आ रहा है। तो ये 15 रुपये का ज्यादा कौन उठाएगा फायदा? जो ग्रुप में होगा। तो पहले से 2 व्यक्ति था, 3 व्यक्ति आ गया, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5, यानी 5 से भागा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो 15 3 कितने हो गए? 18, यानी कि 18 रुपये क्या हो जाएगा? उसका एवरेज मूल्य हो जाएगा। तो औसत का मजा अलग है दोस्तों, ठीक है। औसत जब पढ़िएगा, अगर आपको औसत में कोई भी परेशानी होता है ना, तो आप मुझे लिख दीजिए औसत, केवल कमेंट में लिख दीजिए औसत, मैं औसत का चैप्टर ही पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है, फिर से, और बहुत सरल तरीकों से पढ़ा दूंगा जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि दिवाली के अवसर पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की मालकिन रजनी अपने ग्राहकों को एक छूट योजना प्रदान करती है। 15 सजावटी बल्ब खरीदने पर उन्हें 5 सजावटी बल्ब मुफ्त में दे देती है। रजनी द्वारा अपने ग्राहकों को दी गई प्रभावित छूट प्रतिशत क्या होगा? देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न में आज के बाद कभी नहीं भूलना है। ऐसे प्रश्न क्या कहा कि कोई दुकानदार, बड़ा सा लैंग्वेज लिखा, लेकिन लैंग्वेज पर जाना नहीं है, आपको पकड़ बनाना है कि 15 वस्तु कोई खरीदेगा तो वो 5 वस्तु और मुफ्त दे देगी। तो टोटल वस्तु दे कितना देगी? 20 वस्तु दे देगी ना, लेकिन उसका पैसा मिलेगा कितना का? 15 का। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 15 वस्तु खरीदा, 5 वस्तु एक्स्ट्रा वो दे दिया, तो दे दिया कितने वस्तु? 20 वस्तु, है ना। तब अब जो सोचना है हमको कि जो 20 वस्तु दिया ना, कितना वस्तु उसमें एक्स्ट्रा, कितना वस्तु दिया फ्री में? 5 वस्तु। तो ये 5 वस्तु जो है 20 का कितना प्रतिशत होगा? यही उसका छूट प्रतिशत दर्शाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल बचेगा कि 5 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, तो सिंपल 5 का के नियम से 20 नीचे जाएगा, प्रतिशत लाना है 100 से गुना। बताइए कितना आसान था। तो ये हो जाएगा, काट दीजिए इसको, 20 बचे 100 कटेंगे, यानी कि 5 बचे 25% का क्या दिया? वो छूट दे दिया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में इस तरह का आप जो है थ्योरी लगा सकते हैं। और अगर आपको ऐसे प्रश्न से थोड़ा भी डर लगता है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के, है ना, लाभ हानि का चैप्टर भी देख सकते हैं, छूट प्रतिशत का चैप्टर भी देख सकते हैं। उसमें दोनों में ऐसा प्रश्न मैंने बारीकी ढंग से समझाया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। सेट है तो मैं कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट ही बताने की, है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा? कहा है कि एक आदमी ने 10,000 रुपये में एक बैल और एक गाड़ी खरीदी। उसने बैल को 30% के लाभ पर और गाड़ी को 20% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर 2% का लाभ हो गया। बैल का क्रय मूल्य कितना है? देखिए बैल का क्रय मूल्य पूछा है, बैल और क्या है? बैल और गाड़ी है। तो इसमें बस सिंपल सा ये करना था कि एक तरफ हम बैल लिख देते हैं ताकि आप समझ जाएं, एक तरफ गाड़ी हो गया। तो बैल और गाड़ी का जो टोटल जो मूल्य है वो 10,000 रुपया है ना। ये टोटल उसका वैल्यू है 10,000 खरीदा है, क्रय मूल्य है उसका। उसके बाद कहा कि 20% लाभ पर बेचा। इसको कितने प्रतिशत? 30% के लाभ पर बेचा बैल को, 30% के लाभ पर बैल को बेचा है, 20% के हानि पर गाड़ी को बेचा, और कहा कि पूरे सौदे में उसको 2% का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो सीधा सीधा एलिगेशन पर बना सकते थे दोस्तों, है ना। एलिगेशन यानी कि मिश्रण का वैल्यू बीच में लिखा था, तो 2% का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो इसका अंतर इधर, इसका अंतर आप इधर करेंगे तो सीधा ये क्रय मूल्य का रेशियो दे देगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा बताइए? देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो दोनों में अंतर करेंगे तो हो जाएगा 22, ठीक है। ये दोनों में अंतर करेंगे तो हो जाएगा 28। आई बात समझ में? अब बताइए, ये दोनों काट दीजिए, 11 दूनी 22 और 14 दूनी 28, यानी कि फाइनली हम ये कह सकते हैं कि बैल और गाड़ी का जो क्रय मूल्य का रेशियो होगा वो 11 अनुपात कितने होंगे? 14 होंगे। अब आप यहीं से डायरेक्ट आंसर बना सकते थे। देखिए अब तुलना करने की भी जरूरत नहीं है, आपके ऑप्शन के सहारे देखिए। तो कहा कि बैल का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो बैल कितने में खरीदा था? बैल का रेशियो कितना? 11। तो आंसर वही सही होगा जो 11 का टेबल होगा, है ना, जो 11 से डिवाइड वाला नंबर होगा, जो 11 का मल्टीपल होगा। आई बस समझ में? तो बताइए 11 का मल्टीपल वाला ऑप्शन कौन सा है? देखते के साथ आंसर बनाइए। 4400, यानी कि इसका आंसर 4400 होना चाहिए, ठीक है। अब किसी को डाउट है तो देखिए, देख लीजिए टोटल वैल्यू कितने हैं? 10,000। आई बात समझ में? टोटल वैल्यू कितने हैं? 10,000। 10,000 होंगे, कहाँ दाएं सैकड़ा हजार, 10,000 लाख लिख दिए हैं, सॉरी दोस्तों 10,000 लाख लिख दिए हैं। तो 10,000 हो गया।
आइए टोटल कैरेमल की तुलना कितने से करेंगे, कैरेमल से। तो 14 11 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, आपको हो जाएंगे 25, ठीक है। और अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसका वैल्यू निकलेगा, बैल का। आइए काट दीजिए, 25 चौके 100 कट जाएंगे 4 बार में, 11 चौक 44, 44 पर 00, यानी कि ये आंसर होगा। तो आप इतना ना करके डायरेक्ट यहाँ पर सोच सकते थे कि अगर कोई भी होगा हम तुलना करेंगे तो वही नंबर होगा जो 11 का मल्टीप्लाई होगा, वही नंबर होगा जो 11 से कटेबल होगा। आई बात समझ में, तो आप डायरेक्ट देख सकते थे, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं दोस्तों, है ना। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे सेट में, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेट में। तब तक के लिए आप सब प्रैक्टिस करते रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। जय हिंद।